जिसने फुटबॉल को संजोया। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे पेशे से जुड़े हुए लोगों की जिनकी समस्याओं पर बात होनी है। वो पेशा है सबसे सम्मानित इस देश का, इस विश्व का, वो है शिक्षकों का। और शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आज हमारे साथ चंद अतिथि मौजूद हैं। बात शिक्षकों की है, बात विद्यार्थियों की है, बात विद्यार्थियों की समस्याओं की भी है, और विद्यार्थियों की अगर समस्या है तो वो जाने अनजाने शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ जाती है। बात हम कर रहे हैं शिक्षकों के सांसद की। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो चंद लोग जुड़ेंगे उसमें हमारे साथ हैं प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी हैं। दयानंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मुंबई कांग्रेस के शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ उल्लास वाडोदकर साहब हैं। उल्लास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के मुंबई इकाई के। साथ ही हमारे साथ प्रकाश चंद्र मिश्रा जी जुड़ेंगे। और प्रकाश मिश्रा जी, आपका स्वागत है। ये रुइया स्कूल के शिक्षक भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। संजय कामतेकर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात अगर हम शिक्षकों की करें और शिक्षकों की समस्याओं की करें, उससे पहले हम आपको बताते चले कि कारण सभी को एक साथ लाने के पीछे का मकसद ये था। 1 जुलाई से शिक्षक शायद अपनी मांगों को लेकर, चंद मांगे हैं, ऐसी मांगे हैं जो बड़ी आसानी से मानी जा सकती हैं, उन मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। अभी स्कूल खुले चंद दिन हुए हैं और ऐसे में हड़ताल पर जाने का क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हड़ताल, गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के शिक्षकों की हड़ताल हो सकती है 1 जुलाई से। महाराष्ट्र सरकार ने एजुकेशन सिस्टम के बदलाव में निकाला है एक सर्कुलर। डिवीजन वाइज कर्मचारियों की कटौती करने का सर्कुलर जारी किया है सरकार ने। पहले डिवीजन में 70 स्टूडेंट रखने का आदेश, दूसरे डिवीजन में 50-50 स्टूडेंट रखने का आदेश दिया है सरकार ने। आदिवासी नक्सल इलाके के स्कूल के हर डिवीजन में 5 स्टूडेंट का प्रावधान है। 70,000 कर्मचारी होंगे प्रभावित। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के कर्मचारी इसमें शामिल। शिक्षक संगठन कर रहे हैं इस सर्कुलर का भारी विरोध। शिक्षकों की मांग है कि सरकार सर्कुलर को वापस ले। सर्कुलर से हजारों शिक्षक हो जाएंगे बेरोजगार। समस्या के समाधान को लेकर शिक्षक परेशान हैं क्योंकि कोई ठोस आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। अच्छे दिनों की आस में लगाए बैठे शिक्षकों के अच्छे दिन कब आएंगे, इसका इंतजार है। शिक्षकों को सरकार से हैं उम्मीदें। हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है और जैसा कि हम बता रहे हैं, ये वो चंद समस्याएं हैं जिन्हें लेकर 1 जुलाई से शिक्षक हड़ताल पर जा सकते हैं। पूरी चर्चा के माध्यम से हम बात करेंगे आखिर वो कारण क्या है कि सरकार को निर्णय लेना पड़ा है प्रत्येक डिवीजन में 70 विद्यार्थियों को शामिल किया जाए, एक और दूसरे डिवीजन्स में 50-50 स्टूडेंट। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की। दूसरी तरफ शिक्षक यूनियन और एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग इस मामले पर क्या रुख रखते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा शुरू करते हैं उल्लास वाडोदकर साहब से ही। उल्लास साहब, क्या वजह है, आप लोग एक अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 1 जुलाई से, अभी स्कूल खुले 1 सप्ताह भी नहीं हुए हैं और हड़ताल पर जाने की सुगबुगाहट शुरू हुई है। शिक्षक भी घबराए हुए हैं, पता नहीं सरकार का रुख क्या है, लेकिन आप लोगों ने अगर तय किया होगा तो कोई तो ठोस कारण होगा। क्या कारण है वो?
इसमें ऐसा है सर कि अभी सरकार ने जो अपनी नीति बनाई है, पहले जब शिक्षकों को चयन किया जाता था वो कक्षा के प्रमाण में किया जाता था। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि वो विद्यार्थी संख्या के प्रमाण में चयन करने का उन्होंने मन बनाया है। और आजकल सब अंग्रेजी माध्यम में जाने वाले लोगों का थोड़ा रेशो ज़्यादा है, इसलिए वर्नाक्युलर मीडियम में बच्चे नहीं रहते और फिर कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या के आधारभूत पे चयन किया जाता है। पहले किस तरह से चयन होता था? पहले कक्षाओं की संख्या देखी जाती थी, उसको जैसे को हम डिवीजन बोलते हैं अंग्रेजी में, और फिर एक डिवीजन के लिए 1.5 शिक्षक को मंजूरी मिलती थी। तो समझो एक स्कूल में 10 डिवीजन है जी, तो उनको 15 शिक्षक मिल जाते थे। यानी डिवीजन वाइज उस क्लास में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता था, लेकिन एक क्लास है, अगर डिवीजन इतने हैं ABCD अ ब स ड, तो उस हिसाब से शिक्षक रखे जाते थे। पर इसमें बदलाव लाने की बात चल रही है, अब स्टूडेंट्स पर शिक्षक रखे जाएंगे। स्टूडेंट की संख्या को ध्यान में रखते अभी उन्होंने ये सब किया है जी। उससे क्या होता है कि ये वर्नाक्युलर मीडियम में आने वाले बच्चे कम हो गए हैं, इसलिए डिवीजन वही विद्यार्थियों की संख्या घटती नजर आ रही है जी। और उसके अनुसार शिक्षकों का भी संख्या स्कूल में प्रमाण गवर्नमेंट कम करना चाहती है, इसलिए 60,000 शिक्षकों की ये समस्या अभी सामने लगभग 60,000 शिक्षकों की समस्या को लेकर 1 जुलाई से हड़ताल पर जाने का मन बना चुके हैं राज्य शिक्षक परिषद के से जुड़े हुए सभी शिक्षक। हमारे साथ प्रकाश चंद्र मिश्रा जी। प्रकाश चंद्र जी, आप बताएं, जो समस्या आई है एक नए रूप में, पहले क्लासरूम के हिसाब से, डिवीजन के हिसाब से अगर शिक्षक रखे जाते रहे हैं, तो आज ऐसा क्या कारण आ पड़ा है? सरकार की ऐसी कोई तो मजबूरी होगी या सरकार ने तय किया होगा, उसके पीछे सरकार का कोई तो तर्क होगा। वो तर्क क्या हो सकते हैं? मुख्यतः सरकार चाहती है कि जो अनुदानित स्कूल हैं धीरे धीरे बंद हो जाए, या तो उनको पगार की कोई चिंता होगी या आर्थिक परेशानी, ऐसे कुछ सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन दी ही नहीं जाती है। RTI एक्ट जहाँ था वो 8वीं तक की बातें हैं केंद्र सरकार के पल्ले में झाड़ दे रहे हैं, और जहाँ 9वीं 10वीं या उच्च माध्यमिक की बातें हैं, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की बातें हों जी, तो उसमें उन लोगों का हमेशा तर्क यही रहा है कि पहले भी इस प्रकार के कई प्रकार से प्रॉब्लम कर चुके हैं। आज जो उन्होंने निकाला है, इसके पहले ये बहुत पुराना GR को उन्होंने फिर से रखा है सर जी। पहले इन्होंने जब पतंगराव कदम जी थे, जब शिक्षण मंत्री थे, तभी उन्होंने ये एक ऐसा GR निकाला 10 मिनट में, तुरंत का तुरंत, क्योंकि वर्नाकुलर मीडियम जो थे, मराठी मीडियम या अन्य माध्यम, जो हिंदी माध्यम अन्य माध्यम थे, तो उसमें क्या था कि वो बंद पड़ते जा रहे थे संख्या घटने के कारण विद्यार्थियों की। और आज ये बताएं कि संख्या, एक तो वर्नाकुलम जितने स्कूल हैं उन पर यूं ही संख्या, उसमें स्टूडेंट्स कम जा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है, बिल्कुल स्टूडेंट उसी तरफ जा रहे हैं। वर्नाकुलम जितने माध्यम हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, जितने भी स्कूल चलते हैं, इसमें अगर स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं, तो क्या उन्हें सरकार का शायद ये रहा हो कि इतने लोगों को, इतने संख्या एक क्लास कर दी जाए और शिक्षकों को दूसरी तरफ लगाया जाए? क्या इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया उनकी तरफ से? नहीं, ऐसे कुछ प्रस्ताव नहीं आए हैं, परंतु सरकार की नीतियां अस्पष्ट हैं और सरकार कहीं न कहीं जनता और शिक्षकों के प्रति मतभेद और गुमराह कर रही है। और इतने सारे शिक्षकों को भी आजकल इतने कामों में लगा दिए जाते हैं कि सर की पढ़ाने का मौका भी नहीं दिया जाता। अधिकतर कोई ना कोई सरकारी कामकाज, आज हमारे स्कूल में भी या मुंबई के उपनगर के स्कूलों में भी ज़्यादातर इलेक्शन में अभी से ड्यूटियां लगा दी जा रही हैं, और कहीं कहीं तो अलग अलग चीज़ें दी जा रही हैं, तो वो सर ठीक नहीं है। कई चीज़ों को लेकर घालमेल भी होता है, कई विषय एक साथ शिक्षकों के जिम्मे कर दिए जाते हैं, कई काम सौंप दिए जाते हैं, अनेकों काम, सिवाय पढ़ाई के और भी अगर जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, उनकी व्यवस्था अलग तरीके से की जानी चाहिए। और इस मामले में सरकार की नीतियों का विरोध करने का मन बनाया है महाराष्ट्र भर के शिक्षकों ने, जिससे प्रभावित लगभग 60,000 लोग हैं, शिक्षक और नॉन शिक्षक। बात करते हैं प्रोफेसर दयानंद तिवारी साहब से। तिवारी साहब, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, पहले अव्वल तो ये कि 70 एक क्लास में 70 स्टूडेंट अगर एक डिवीजन में कर दिए जाएं,
तो समझ में नहीं आता कि दूसरे डिवीजन के लिए 50-50 ये क्या बात हुई। एक्चुअली क्या है कि सर्कुलर जो सरकार ने निकाला है, उस सर्कुलर के अभी ठीक ढंग से स्पष्टता भी नहीं आ पाई है। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, खासतौर से आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं। वहाँ पर ये देखा गया था, जब पतंगराव कदम जी, जैसे मिश्रा जी ने बताया कि पतंगराव कदम जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक आदेश निकाला था कि इन स्कूलों में शिक्षक बने रहना चाहिए, इन स्कूलों में कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, स्कूल चलते रहने चाहिए। हुआ क्या आप जानते हैं कि सरकार पर एक तरह का बोझ भी होता है कि शिक्षकों को बड़ी सैलरी देनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके पदों को डिस्टर्ब करे। जी, इतना जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम शिक्षकों की तरफ से इतना जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संख्या अगर न हो, कई जगह ऐसे भी आप लोगों को मालूम है, आप यूनियन चलाते हैं, आप लोग यूनियन के नेता हैं, आपको ये मालूम है कि कई जगह ऐसा भी है कि वहाँ विद्यार्थी नहीं है इस नाम पर, और बहुत घोटाला है, गड़बड़ है सब। सरकार ने अभी एक सर्कुलर निकाला है, और मैं आपको बता दूं वो सर्कुलर किसी भी कीमत पर हम तो नहीं पास होने देने वाले हैं, क्योंकि हम भी सरकार के कहीं न कहीं एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं। मुंबई कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के लोग हम सब बहुत चतुराई से इस चीज़ को देख रहे हैं कि सरकार, क्या होता है कि कई बार हमारे मंत्री के सामने बात पहुंच नहीं पाती। जो सेक्रेटरी हैं वह 2-3 तरह के चश्मे से देखते हैं, उनको ऐसा चश्मा है सरकार की तरफ से दिखता नहीं है। जी, सरकारी अधिकारियों का, सरकारी बाबुओं का, लाल फीता सरकारी शाही बाबू का। जो हैं, खासतौर से एजुकेशन में मैं जानता हूं, मैं 2-3 लोगों से मिला भी हूं जी, कि कहीं से कहीं आकर प्रमोट होकर सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी बन जाने के बाद मैं ये मानता हूं कि उनको कहीं ना कहीं अच्छे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ नहीं रही हैं। और ये जो सर्कुलर है वह कहीं भी पास नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मुद्दा जायज़ है, हम आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि 15 की जो संख्या है वो 55 होनी चाहिए, और जो 25 की संख्या है 70 होनी चाहिए। अब गढ़चिरौली में कहाँ से होगा? 70 लोगों की, हाँ। अगर संख्या को 70 करना है तो गढ़चिरौली जैसी जगह पर हाँ, नहीं हो 70 सकता। स्टूडेंट आ ही नहीं सकते। और नहीं, इस जहां पर पर 70 स्टूडेंट को 2-3 बैच में किया जा सकता है। अभी हम उस साइकोलॉजी पर जाएंगे कि अगर एक क्लास में 70 विद्यार्थी होते हैं, एक डिवीजन में 70 विद्यार्थियों को रखा जाता है, तो पहले तो क्लासरूम की इस तरह की व्यवस्था है क्या कि 70 लोगों को बिठाया जा सके। दूसरी बात, उन 70 लोगों को, 70 बच्चों को एक जगह बिठाकर उन्हें क्या प्रॉपर शिक्षा दी जा सकती है, ये उसके बाद का सवाल है। वो उस साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अमूमन ये माना जाता है कि कक्षा में कम से कम विद्यार्थी अगर 25, 30, 35, 40 तक होंगे तो शिक्षक उन्हें कंट्रोल भी कर पाएगा और विशेष ध्यान भी रख पाएगा। 70 विद्यार्थियों पर लक्ष्य रखना और उनसे बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा करना, ये सरासर बेमानी सा लगता है। लेकिन अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है, उसके अपने तर्क हो सकते हैं। चूंकि सरकारी कोई पदाधिकारी और बाबू हमारे साथ नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि सरकार का भी पक्ष इस विषय पर जरूर रखा जाए। तिवारी साहब के पास आते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा है कि इसका विरोध करेंगे और ये पास नहीं होने देंगे, लेकिन सर्कुलर तो जारी हो चुका है। बात हमारे साथ संजय कामतेकर साहब भी जुड़ गए हैं। वो शारदाश्रम के शिक्षक भी है और पदाधिकारी भी हैं महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के। संजय कामतेकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बोलिए। कामतेकर साहब, आप चर्चा को सुन रहे होंगे, चर्चा को देख रहे होंगे, और न भी देखा हो तो समस्या ये 70 विद्यार्थियों की है, और 70 विद्यार्थी एक क्लास में, एक डिवीजन में हो, ये समस्या क्यों आन पड़ी है और आप लोगों की इस विषय को लेकर क्या नाराजगी है? पहली बात है कि अगर ज़्यादा विद्यार्थी संख्या होती है 9वीं कक्षा तक, यानी 25 से लेके, हम पहले यही जानना चाह रहे थे कि ये सर्कुलर लागू हुआ है, जारी किया गया है सरकार की तरफ से, बराबर है। ये किस क्लास के लिए किया गया है? ये पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक ये लागू किया गया है। पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा 10वीं तक कक्षा 70 तक होना लागू है। किया गया,
ये और वहाँ पहली से पे- लेकर अगर 8वीं तक, अब तक या पहली से लेकर 9वीं तक जिस हाँ। क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं तो अन्य 20 स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? हाँ, यही बात है। हमारा कहना यही है कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक उन्होंने कहा है कि हर कक्षा में 30 विद्यार्थी होने चाहिए। जी, बराबर है। तो पहले क्या होता था, पहले कक्षा के अनुरूप शिक्षक संख्या दी जाती थी। अभी विद्यार्थी संख्या के अनुरूप शिक्षक संख्या वो देने के लिए राजी है। किसी और छठी से लेके आठवीं कक्षा तक जी वो 35 विद्यार्थी का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। जी और इसके बाद ये यहाँ पे ऐसा हास्य भाव पैदा होता है कि अगर मेरे पास 5वीं तक 30 विद्यार्थी है, जी छठी तक 8वीं तक मेरे पास 35 विद्यार्थी है, जी तो मैं कहाँ से 9वीं कक्षा को 25 से 70 तक विद्यार्थी ला पाऊंगा? जी उसका शायद सॉल्यूशन सरकार के पास ये होगा। पास नहीं है। अगर मेरे पास अगर 8वीं कक्षा तक आप 35 विद्यार्थियों के ऊपर अगर आप एक शिक्षक को मंजूरी देते हो जी और वो पास होने के बाद अगर वो 8वीं में चला जाता है तो 25 से लेकर 70 तक एक आप वहाँ पे शिक्षक देते हो। जी अगर 25 के नीचे नहीं होंगे तो वहाँ पे वो शिक्षक नहीं दिया जाएगा। यानी पहले तो आप कम संख्या आपने रखी है कि आपको इतने विद्यार्थी रखने ही हैं। बराबर है। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए, उनकी चाहत को देखते हुए और एजुकेशन के प्रति लोगों का बढ़ता रुझान, अब बराबर। गरीब से गरीब भी, पिछड़े से पिछड़ा तबका भी अब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि जानता है वो इस देश में बदलाव लाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बराबर। बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने का हर पेरेंट का ख्वाब होता है। और अब जो भी शिक्षा का स्तर है और उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन शिक्षा के प्रति रुझान तकरीबन हर क्षेत्र में बढ़ा है। बराबर। अब बढ़ने के बाद अगर प्रत्येक क्लास में एक सीमित संख्या में विद्यार्थी जाते हैं तो दूसरी संख्या में, दूसरे क्लासेस के दूसरे कक्षा में कम विद्यार्थी हो तो कैसे एडजस्ट किया जाता है? कैसे सर्विस किया जाए? बराबर। कैसे किया जाएगा? संजय जी आप बताएं। पहली बात ये है कि आरटी जो है जी 2010 से लागू है, तो वहाँ पे जो सेक्शन नंबर 25 है, जी तो उन्होंने वहाँ पे ऐसा रुझान रखा है कि अगर 30 विद्यार्थी रहेंगे तो अध्यापक अच्छी तरह से अध्यापन कर पाएंगे जी 5वीं कक्षा तक। और ये पांचवी 8वीं कक्षा तक 35 है। 5वीं कक्षा तक 30। हाँ, पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक 30 विद्यार्थी होने चाहिए। छठी, सातवीं, आठवीं 35 विद्यार्थी होने चाहिए, 35 विद्यार्थी होने चाहिए। और 9वीं 10वीं 70। नहीं, 9वीं 10वीं को उन्होंने कम से कम 25 जी और ज़्यादा से ज़्यादा 70 अगर विद्यार्थी होंगे जी। पहली कक्षा में तो एक शिक्षक को वहाँ पे अनुमति दे देंगे। 70 यानी विद्यार्थी आप होगा। यहाँ पे हमें देख रहे हो कि हम 5वीं कक्षा में 30 विद्यार्थी को पढ़ाए और जब वो विद्यार्थी आए तो 70 विद्यार्थियों को हम 9वीं कक्षा में पढ़ाए। जी यानी तो ये कहाँ का न्याय हुआ? 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा हो 9वीं और 10वीं में, ये सर्कुलर का एक छुपा रूप है। यस। अब चक्कर ये है जी, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जी। कि एक्चुअली इसमें कुछ बातें नहीं हो पा रही जी। हैं। बात ये है कि इसमें एक और चीज़ गड़बड़ करना चाह रही सरकार, वो ये है कि कुछ टीचर्स जिनको मान्यता सरकार ने दी है जो अंडर ग्रेजुएट हैं, मुद्दा वो नहीं है जो 15 और 25 वाला है, वो और बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार ने इस सर्कुलर में ये बात भी कहने की कोशिश की है कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट नहीं हैं, वो पढ़ा रहे हैं अगर 6वीं 7वीं 8वीं को, तो उस जगह पर ग्रेजुएट रखे जाएं। और हाँ, ये बात सही है। ग्रेजुएट जो रखे जाएं तो ऐसे थोड़ी है, इनका हुक्मनामा तो चलने वाला नहीं है। सरकार अपने चश्मे से, ठीक है, हम सरकार के एक अंग जी हैं। तिवारी साहब, उसी पर आ रहा था कि सरकार आपकी है। हाँ। तो आप अगर इस भूमिका को अपनाते हैं तो क्या ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप सरकार में शामिल दल के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के साथ, पदाधिकारी होने के साथ भी सरकार की आंखें खोल रहे हैं और सरकार पर टिप्पणी भी कर रहे यदि हैं? मुझे जी हमारे पक्ष ने मुंबई प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सिर्फ मुंबई ही नहीं, हम शिक्षक हैं, शिक्षक बिरादरी के हैं, बहुत हम सही। सभी शिक्षकों जी, की बिल्कुल बात सही, बिल्कुल करेंगे। सही। और हम जानते हैं कि चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वह क्रांति हो, चाहे शांति हो,
जी। उसकी शुरुआत मुंबई से होती है। और मैं महाराष्ट्र भर के जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी शिक्षक हैं, सरकार ने भले जो हुक्म जारी किया हो, उनके जो भी सचिव हैं, भले उनके समझ में बात नहीं आई है, हमारे भीतर इतनी ताकत है शायद कि हम उन्हें समझा पाएंगे। ये लाल फीताशाही से जुड़े लोग, ये पदाधिकारी जो सरकारी बाबू हैं, ये शायद अपने उन दिनों को भूल गए जब ये कक्षा 1 से लेकर एसएससी तक की पढ़ाई किया करते थे। अपने दिनों को याद कर लेते तो शायद इस तरह का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री के सामने रखते नहीं और इस तरह का सर्कुलर जारी नहीं हो पाता। जी उल्लास जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, आज ही हम शिक्षण उप संचालक से मिले और उनको एक निवेदन हमने दिया कि भाई आपने जो नया सोच बनाया है कि 5वीं कक्षा में 30 बच्चे और 6, 7, 8 कक्षा में 35 बच्चे, फिर 9वीं का पहला डिवीज़न 70 वाला और बाद में का सब डिवीज़न 50-50 वाला, इससे जो हमारे शिक्षक थोड़े शंका में आ गए, थोड़े डर गए, उनके लिए आप क्या करने वाले हो, उनके सैलरी के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने हमको बताया कि हम इनका सैलरी नहीं रोकेंगे। उन्होंने हमको एक ठाणा का उदाहरण भी दिया कि ठाणा में 700 शिक्षकों की ऐसी समस्या खड़ी हो गई थी, उनमें से 600 से ज़्यादा शिक्षकों को उन्होंने इस माध्यम से लेके उस माध्यम में ऐसा करके उनको काम पे एडजस्ट किया है। और हमने बताया कि बाकी जो मुंबई में ये समस्या 1,500 शिक्षकों की है, तो हमने उनको बोला है कि भाई ये 1,500 शिक्षकों का प्रॉब्लम आप पहले सॉल्व कीजिए। और महाराष्ट्र भर में तो बहुत शिक्षकों का प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप सभी शिक्षकों को ऐसा होना चाहिए कि उनका वेतन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने नया संसार शुरू किया है, कुछ घर लिया है, कुछ लायबिलिटीज उनके ऊपर है, तो सैलरी के बंद होने से उनको एक चीज तो समझ में आती है कि अगर शिक्षक वर्ग इस समाज का सबसे प्रतिष्ठित पेशा जो एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार करता है, शिक्षित समाज इस समाज को एक दिशा देने का प्रयास करता है, दशा देने का प्रयास करता है, वो शिक्षक अगर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने की बात करता है, हड़ताल जैसी बातें करता है, सरकार के लिए कान खड़े होने की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि वो उनकी समस्याओं को समझे। समस्याओं को समझने के लिए सरकार को जमीनी स्तर पर जाना होगा और जमीनी स्तर पर जाने के लिए पहल उन्हें करनी होगी। शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकातें कर उनकी समस्याओं को समझना होगा। हमें नहीं लगता कि सरकार की तरफ से अभी ये पहल हुई है, लेकिन इस जिम्मेदारी को हम अपनी तरफ से, अगर हमने इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करवाया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। एक जिम्मेदार प्रतिष्ठित सरकारी तंत्र में शामिल और सरकार की पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को हमने बुलाया है। उम्मीद करते हैं कि उनके माध्यम से इस बात को सरकार तक हम पहुंचा पाएंगे। प्रोफेसर दयानंद तिवारी साहब, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आन पड़ती है क्योंकि आप उसी बिरादरी की हैं। भले ही आप कॉलेज के लिए पढ़ा रहे हो, लेकिन हम सब ने कभी कक्षा 1 से कक्षा 10 की उस समस्याओं को देखा है, सुना है, महसूस किया है, पढ़ते हुए भी और हमारे लोगों ने पढ़ाते हुए भी। अब बात आती है 35, 30 और 30, 35, 25 स्टूडेंट की संख्या की। 8वीं कक्षा तक अगर 35 विद्यार्थियों का को आप मान्यता एक डिवीजन देते हैं, ऐसी क्या बात आ जाती है कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए आप 70 विद्यार्थियों की शर्त लगाते हैं? इसके पीछे का क्या तर्क है? मैं बताऊं, सबसे बड़ी दुखद बात यह है इन सचिव महाशय लोगों की कि भारत सरकार के नियमानुसार 8वीं तक कोई फेल नहीं होता कि 8वीं में जितने भी विद्यार्थी हैं उतना ही पास होंगे। कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि दूसरे जगह से बच्चे इंपोर्ट किए जाएं। अब यही हो सकता है विद्यालय, आपके अपने विद्यालय में जहां पर आपके स्टूडेंट पढ़ रहे हो, 2-4 फेल होंगे, 2-4 कहीं आसपास से शिफ्ट होते हैं, 2-4 बढ़ाने का और 2-4 चांस नहीं है। आप एक साथ 8वीं में पास हुए 35 बच्चों को कैसे 70 कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। साधन सरकार के पास लगता है, सरकार ने तय कर रखा है 35 और 35 2 क्लास को एक क्लास बनाकर 70 कर दिया जाए और एक क्लास को माइनस कर दिया जाए। अगर 4 डिवीजन चल रहे हो, अपने आप को 2 डिवीजन होते हैं और 2 डिवीजन जब होते हैं 2 शिक्षक बेरोजगार होता है। सरकार शायद ऐसा बेरोजगारी ऐसा होने नहीं बिल्कुल शायद सरकार का यही
बात पर हम इसी विषय पर आना चाह रहे थे, जो दर्द शिक्षकों का है। एक तरफ आप पर शिक्षकों के ऊपर कहीं न कहीं एक आचार संहिता अघोषित होती है, वो अपने विद्यालयों में रहते हुए अपने अनुशासन के तहत बहुत सारी बातें नहीं रख सकते, और जब रखते हैं तो इस तरह के परिणाम देखने को तैयार रहते हैं और उन्हें भुगतना भी पड़ता है। हमने चिनाई और एमवीएलयू कॉलेज के प्रोफेसरों का हाल देखा है। आपने तिवारी सर, आपने देखा है चिनाई कॉलेज और एमवीएलयू कॉलेज के बेरोजगार शिक्षक बेरोजगार हो गए, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, और शायद अब बारी सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों की है। अगर ऐसा होता है संजय जी, बोलिए सर, क्या सरकार का ये एक रवैया नहीं है कि 2 क्लास को एक में जम कर दिया जाए और 70 विद्यार्थी बनाकर एक क्लास को माइनस करके खत्म करने का प्रयास नहीं है, यानी ये 50% क्लास मार दी जाए? यही है कि हमारा कहना यही है कि अगर आप विद्यार्थी संख्या इस तरह से अगर तय करते हो तो उसके कारण तो शिक्षक कम ही होंगे जी। और देखो कि यहाँ पर विद्यार्थी संख्या का प्रश्न नहीं है कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो मातृभाषा में पढ़ाने वाले जितने भी स्कूल है, सरकार के तो बहुत दायित्व बनते हैं संजय जी, सरकार उन दायित्वों का निर्वहन तो करती उनका जिम्मेदारी तो उनकी शायद वो ये उठाए। दिन देखना न पड़ता एक प्रतिष्ठित पेशे के शिक्षकों को, जिन्हें हर कोई सम्मान देता है, गुरु की महिमा से कई ग्रंथ भरे पड़े हैं, और उस गुरु को अगर सड़क पर उतरना पड़े, हड़ताल की बात करनी पड़े, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा अभी जारी है। हमारे साथ 4 गुरुजन बैठे हैं अपने दुख को बांटते हुए। लेमन न्यूज में एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुद्दे की बात में कहीं जाइएगा नहीं। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं सांसत में फंसे शिक्षकों की, और उन शिक्षकों की जिनके लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। सरकार के सर्कुलर को मानते हैं तो एक अतिरिक्त बोझा उन पर आता है। अतिरिक्त बोझे के साथ कई ऐसे शिक्षकों पर गाज गिर सकती है जो अपने विद्यालय में अतिरिक्त पाए जाएंगे, वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर 4 कक्षा को 35 विद्यार्थी पास होकर 70 होते हैं, और जब 70 2 कक्षाओं को एक में जम कर दिया जाएगा, 4 डिवीजन चल रहे हो, मात्र 2 डिवीजन चलेंगे, और दूसरे डिवीजन में स्टूडेंट के लिए जगह भी नहीं होगी, और दूसरी तरफ उस कक्षा का शिक्षक जैसा कि कक्षा के हिसाब से अपॉइंट हुआ था वो एक्स्ट्रा माना जाएगा, और फिर ये सरप्लस दिखाकर शायद उन पर एक अलग गाज गिर सकती है। चर्चा की जब शुरुआत हुई थी, उल्लास जी ने कहा था कि हमने जब बात की थी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह से, तो उन्होंने कहा था कि थाने का एग्जाम्पल देकर बताया था कि ऐसा नहीं होगा, हम उन्हें कहीं ना कहीं समाहित करेंगे। कहीं ना कहीं का समाहित करने का अर्थ यह है कि शिक्षक पेशे में शामिल हुआ, सपनों को लेकर आया हुआ शिक्षक जिम्मेदारी से हटाकर किसी और विभाग में लगा दिया जाएगा। वो चुनाव की ड्यूटी करेगा, वो अन्य ड्यूटियां करेगा, लेकिन पढ़ाने के लिए उसके पास कक्षा नहीं होगी, क्योंकि उसके विद्यार्थी किसी दूसरी कक्षा में समाहित कर दिए गए होंगे। ऐसी स्थिति अगर आती है, क्या कहेंगे विशा जी?
सर जी, जहाँ तक अभी आपने कहा कि चुनाव की स्थितियाँ आती हैं, अभी पिछले चुनाव में 1 महीने हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, पेपर चेक नहीं कर पाए, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक प्रॉब्लम्स देखें कि बच्चों को जो संख्या के हिसाब से है सर जी, संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा आज डिजिटल चाइल्ड है। हम कहते हैं कि मोबाइल का युग है, बच्चे जन्म लेते ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो ये आज के बच्चों को संभालने के लिए सब चीज़ें अनुकरण करते हैं ये पाश्चात्य संस्कृतियों से। तो मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं संख्या क्यों ना अनुकरण करें। RTI एक्ट वहाँ के अनुकरण हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं हम लोग 15 बच्चों पे एक शिक्षक रखें, 30 बच्चों पे क्यों जरूरी है। हम तो केंद्र सरकार को भी इस पल्ले में लेने वाले हैं, उनको भी हम पत्र देने वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। और प्लस हम लोगों की पूरी रणनीति तय हो गई है कि हम इस बार नहीं इस पर माफ करेंगे, क्योंकि इनकी चाहे सिलेबस बनाने का समय हो, सिलेबस में भी यही हालत है। बाल भारती के सिलेबस जमीन है तो SSC का सिलेबस आसमान है। वही यहाँ पे भी लागू कर दी कि RTI एक्ट में अगर 30 बच्चा है तो 9वीं में जाने के बाद 70 हो जाएगा। मैजिक थोड़ी ना होने वाला है सर। ये आज अगर यहाँ 30 बच्चे पास होकर अगली कक्षा में जाते हैं तो उतने ही बच्चे रहेंगे, तो बाकी जो डिविजन है मर्ज करने के कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां, प्राइवेटाइजेशन या तो उनको अपना आर्थिक बचत, इन सब चीजों से शिक्षकों पे ही सारी बचत, इनका हमेशा जो शैक्षणिक बजट होता है कम ही होता है। एडेड स्कूलों के प्रति ये एक तरह की इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। साजिश नजर इसलिए आती है क्योंकि 9वीं और 10वीं के लिए अलग संख्या, वो भी पिछली क्लास से दुगनी। एक तर्क तो और भी नहीं समझ में आता, उस पर भी बात कर लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं आज के शो को से संबंधित। हमने एक विद्यालय के प्रिंसिपल से बात कर उन्हें अपने शो में आप लोगों के साथ पैनल में बुलाने का प्रयास किया। उन्होंने हामी भी भर दी। कुछ पलों के बाद, कुछ घंटों बाद उनका फोन आता है कि हम नहीं आ सकते, कारण कि ये समस्या एडेड स्कूलों के शिक्षकों से जुड़ी है। हम नॉन एडेड स्कूल चलाते हैं, हम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। अर्थात एडेड और नॉन एडेड स्कूलों के शिक्षकों में एक तरह का भेद निर्माण करने का प्रयास भी सरकार की तरफ से हुआ है, और ये एक प्रयास हमारे नज़र से गुजरा है। अर्थात कि अगर हमने कहा, हमारे शो में आने की बात नहीं थी, बात विषय शिक्षकों की समस्याओं की थी। एक भावना एक उस प्रिंसिपल की अगर रही होगी तो ये भावना तमाम नॉन एडेड स्कूलों के शिक्षकों की भी होगी। संजय जी, ये भेद को बढ़ाने और उसे चौड़ा करने की क्या नीति नहीं लगती सरकार की आपको? सर, आपने दुख की रग पे आपने वहाँ पे हाथ रख दिया है वहाँ पर कि आज सरकार को इतना अनुदान देना, टीचर लोग की सैलरी देना जी, तो वो कम करके उनको जो जितनी मातृभाषा की स्कूल है, वो मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, वो सब बंद करके जो अनएडेड स्कूल है, इंग्लिश मीडियम की हो, वहाँ पे जो बहुत सारी फीस लेके बच्चों को पढ़ना पड़ता है। ये फीस बच्चों के पास से कहाँ पे आएगी? और आज का ट्रेंड, मैं खुद काउंसलर हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अभी पहले तो मातृभाषा के स्कूल छोड़ के इंग्लिश मीडियम में जाना, इंग्लिश मीडियम को छोड़ के कॉन्वेंट में जाना। अभी आगे जाके ये होगा कि SSC बोर्ड के स्कूल छोड़ के ICISI CBSE स्कूल में जाना, और वहाँ पे अगर बच्चा दाखला लेता है, पहली का या छठी का दाखला लेता है, तो वहाँ पे लाखों रुपए में फीस देनी पड़ती है। तो ये आखिर सब ये भार ये पेरेंट्स के ऊपर आता है। तो इससे टीचर तो पहले सफर हो जाएंगे, इसके बाद में सबसे ज्यादा सफर होने वाले वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स है। इसके बाद जो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चे पैदा करने तक सोचना पड़ेगा कि अगर मैं शादी करने के बाद अगर मुझे बच्चे होने हैं तो मैं शिक्षा दे पाऊंगा या नहीं। जी, पिछले दिनों इसे मजाक में लिया जाता था, लेकिन अब सच लगने लगा है कि आने वाले दिनों की फैमिली प्लानिंग इस तरह की होगी कि आप पहले से अपने स्टूडेंट पे अव्वल तो जूनियर KG, सीनियर KG और क्लास फर्स्ट में एडमिशन मिलना ही मुश्किल होता है। हो गया है। उस तरह की मुश्किलों में पेरेंट्स की क्या स्थिति होती है, इसका अंदाजा सरकारी बाबुओं को अगर हो जाए तो इस तरह के अजीब और लाल फीताशाही वाले फतवे वो लाने से हिचकिचाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और सरकारी लाल बत्तियों में घूमकर आदेश और फरमान जारी करना उनकी आदत बन चुकी है। तो उनसे इस तरह की भावनात्मक अपील की कोई गुंजाइश बचती नहीं, और उस पर कोई वो अमल करेंगे ऐसा लगता नहीं। हाँ, दबाव तंत्र अगर लगे तो इन लाल फीताशाही में शामिल अधिकारियों को जमीन चटाई जा सकती है। जी,
दयानंद सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अफसरशाही जनतंत्र में सफल हो नहीं पाएगी, और ख़ास तौर से मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि जहाँ तक महाराष्ट्र के शिक्षकों के बारे में बात है, मैं बहुत अच्छी तरह से ये जानता हूँ कि ये जो इन लोगों ने बात की है, जो सर्कुलर इन्होंने इशू किए हैं और जो शिक्षकों की बात कर रहे हैं, ये गलत है। भले हमारी सरकार है, मैं इस बात का इसलिए खंडन कर रहा हूँ कि हमारे दर्डा जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, फौजिया खान जी राज्य मंत्री हैं, ये दोनों लोग समझदार हैं। और मैं कल अपने मंत्री नसीम खान जी से, वर्षा गायकवाड़ से, अपने अध्यक्ष जनार्दन चांदुरकर जी से और महाराष्ट्र के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे जी से मिलकर इस पर बात करूँगा, और मुझे विश्वास है कि इन चारों लोगों के दबाव में कहीं न कहीं ये कार्य पूरा होगा। अगर ये ठीक से मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो उसका दूसरा रास्ता जो आंदोलन का है वह फिर हम कहीं न कहीं अख्तियार करने की कोशिश करें। यानी आप लोग भी अव्वल बातचीत से हल करने की कोशिश होगी? बिल्कुल होगी, जरूर आप होगी। उस सरकार में शामिल दल के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी हैं, उम्मीद आपसे है। जी उल्लास जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं प्रोफेसर तिवारी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसा कोशिश करने वाले हैं जी। लेकिन मैं एक दुख जताता हूँ कि इतने शिक्षकों को पहले आप घबरा रहे हो, उनकी चिंता बढ़ा रहे हो, और फिर बाद में उसके ऊपर कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा होता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ भी शिक्षकों के बारे में डिसीजन लेने से पहले, ये सरकार तो इसलिए भी जानी जाएगी, क्षमा चाहेंगे तिवारी सर आपसे, ये सरकार निर्णय लेकर और फिर पीछे हटने के कारण तो गई है। जिस तरह की उसकी दुर्गत हुई है, ये इसका परिणाम है। अव्वल निर्णय लेने में घबराती है और जब निर्णय लेती है तो उससे पलटती है। ये सभी को खुश करने की नीति अपनाती है और किसी को खुश नहीं रख पाती है, क्योंकि नीति तय करने वाले सच्चे नहीं है, ईमानदार नहीं है। उनकी अगर ईमानदार कोशिश हो तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। पहले ही शिक्षक लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए, संगठनों से मिलना चाहिए, फिर लेकिन कोई ठीक है, देर आए दुरुस्त आए भी हमको चलेगा। नहीं, लेकिन बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार ने कभी इस तरह से कोई निर्णय नहीं लिए हैं कि जो एकदम से थोप दिया जाए। अगर उसका निर्णय कोई गलत जारी हो गया हुआ, एक तो उसमें सर्कुलर परिवर्तन किए, वो डरी नहीं है, वो परिवर्तन चलिए किए एक मानते और इसके हैं, लिए उसका स्वागत किया जाना चलिए चाहिए। मानते हैं कि सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ। इस सर्कुलर जारी होने से पहले एक क्या तर्क नहीं समझ में आता कि 35 विद्यार्थियों को अगर 70 एक अगली क्लास में करना है, क्या प्रभाव पड़ सकता है उन विद्यार्थियों पर? क्या मुमकिन है एक शिक्षक को 70 विद्यार्थियों की क्लास को वो ठीक तरीके से साइकोलॉजिकल हैंडल कर सकता है? शारीरिक रूप से क्या फिजिकली वो हैंडल कर सकता है? और उन 70 विद्यार्थियों पर क्या वो शिक्षक ध्यान दे सकता है? आप सभी शिक्षक हैं, बारी बारी से। मैं संजय जी, आप संक्षेप में बताएं, क्या आप कर सकते हैं 70 विद्यार्थियों को एक साथ हैंडल? 35 विद्यार्थियों को हैंडल करने की आपकी आदत रही हो? पहली बात तो है कि 70 विद्यार्थियों को एक कक्षा में 30 मिनट तक हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। पहली बात यह है कि क्लासरूम भी इस तरह के हो कि 70 लोगों को आप समाहित कर सकें, ऑक्यूपाई कर पाए। और दूसरी बात है कि अभी तो जैसे 16 तारीख से स्कूल शुरू हुए हैं और ये 2-3 दिन में जैसे ही पेपर में ऐसी न्यूज आने लगी है कि हम सरप्लस हो जाएंगे, तो आज हर स्कूल में शिक्षकों की मानसिकता पूरी बिगड़ गई है। चलिए वो आज अपने अध्यापन में पूरी तरह उस पर बिल्कुल इस तरह के अगर सामंती फरमान अगर आता है तो शायद उनमें भीतर से एक असुरक्षा की भावना आती है। मानसिक रूप से वो तैयार नहीं होते हैं, अपनी ड्यूटी निभाने में कहीं ना कहीं उनसे कोताही अनजाने में हो जाती है। वो अनजानापन इसलिए आता है क्योंकि सामंती प्रकृति से सरकार उन्हें दबाना चाहती है, उन्हें सरप्लस बताकर उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज नहीं, इस तरह की बातें होते होते अगर 70 हो जाते हैं, आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके क्लासेस कम हो जाएगी। हम 70 विद्यार्थियों की बात कर रहे थे, 70 विद्यार्थियों को हैंडल करने की बात कर रहे थे। मिश्रा जी, क्या हैंडल कर पाएंगे 70 विद्यार्थियों को आप एक साथ? सर जी, मैंने पहले ही कहा कि आज जो 70 विद्यार्थी अगर एक कक्षा में हैं तो डिजिटल चाइल्ड हैं, इनके हर की हमसे ज्यादा नॉलेज उनकी अपडेट रहती है और हमसे उनसे ज्यादा पूछना पड़ता है। नहीं, आप लक्ष्य दे पाएंगे क्या उन 70 विद्यार्थियों को? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे 70 विद्यार्थियों को एक साथ एक जैसा उन्हें आप प्रयास करेंगे? आप ब्लैक बोर्ड
मात्र ब्लैक बोर्ड पर लिख देना शिक्षा नहीं होता। सबसे नजदीकी संपर्क होना चाहिए। सब बच्चों की मानसिकता अलग अलग है, सबकी पढ़ाई के स्टेटस अलग अलग है, और उनको हमें सब नजदीक जाकर पढ़ाना मुश्किल है जी। 70 नहीं हो सकता सर। आप उल्लास जी, आपके दिमाग में क्या है कि आप 70 विद्यार्थियों को बहुत खूबसूरती से हैंडल कर लेंगे? 70 विद्यार्थी को एक कक्षा में रख के एक शिक्षक पढ़ाए, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। बच्चों के साथ ये अन्याय जैसी बात है, नहीं पढ़ा पाएगा। क्या वो 70 विद्यार्थी एक साथ बैठकर अपने शिक्षक को ध्यान से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे सर, क्योंकि हर एक बच्चा जो दिखने में बाहर से अलग रहता है और अंदर उसके दिमाग में बहुत सी कुछ चीजें चलती रहती हैं। संजय जी बात कर रहे थे, काउंसलर भी है वो, काउंसलिंग भी करते हैं। संजय जी, उन 70 विद्यार्थियों की क्या मानसिक दशा होती होगी अगर एक 70 विद्यार्थी एक क्लास में लगा दिए जाए और एक टीचर आकर उनकी क्लास में खड़ा हो जाए? क्या महसूस करते होंगे वो 70 स्टूडेंट्स? 70 विद्यार्थी की जो मॉब साइकोलॉजी होती है जी, जैसे हम लोग किसी आंदोलन को देखते हैं वैसी होती है। और वहाँ पे हर विद्यार्थियों का जो गुण है, उनका कौशल्य है, उनका स्किल है, ये शिक्षक वहाँ पे तय नहीं कर पाएगा। वहाँ पर उनका खरी तरह उनका अच्छी तरह से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। और इससे क्या होगा कि इस शिक्षा में उस छात्रों के लिए रुचि पैदा तो दूर की बात है, वो पैदा हो जाएगी। कम स्टूडेंट होंगे, उन्हें लगता है कि शिक्षक उनकी तरफ ध्यान दे रहा है, ध्यान देंगे। एक एक को नाम से वो वाकिफ है शिक्षक, एक एक के बिहेवियर से वाकिफ है वो शिक्षक। कहाँ खड़े होना है, किस वक्त क्लास में मुड़कर उसे देखना है, किस वक्त उसे ब्लैक बोर्ड पर देखना है और किस वक्त किस स्टूडेंट पर खास ध्यान देना है, ये साइकोलॉजी जब शिक्षक समझता है तब बेहतर शिक्षा दे पाता है। भीड़ को नहीं पढ़ाता, वो क्लास को पढ़ा रहा होता है। और सरकार चाहती है कि भीड़ को पढ़ाए एक शिक्षक। ऐसा नहीं है। मैं उस बात को सर, आप भी कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप भी देखते हैं क्या 70 स्टूडेंट्स को पढ़ा पाना, उन 70 स्टूडेंट्स को जो अभी टीनेज में है, 14 और 15, ये एवरेज एज होती है 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की 14 और 15। देखिए, यही एज होती होगी, यही एज है ना? यही एज होती तो है। 14 और 15 साल के किशोरावस्था कहते हैं एक तरह से। किशोरावस्था 70 बच्चों को 14 और 15 साल की उस वक्त वो किशोरावस्था होती है, अल्हड़पना होता है, बचपना होता है। न वो ठीक से बच्चे होते हैं और न ठीक से वो युवक हो पाए होते देखिए, हैं। अब सलमान जी, आप हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों में हैं जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है जी। एक होती है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और दूसरा है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इस देश के लिए लागू होती है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ये है कि जैसा देश वैसा वेश। आप जानते हैं जी, हिंदुस्तान में जो संसार की आबादी है और संसार का जो ज़मीनी हिस्सा है, हमारे पास 2.7 संसार का ज़मीनी हिस्सा है जी, और 17.39% जनसंख्या संसार की उस 2.7 पर रहती है। समस्या ये है कि हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे को स्कूल मिले। जी। अभी 70 की बात हो रही थी। सच ये है कि हम जूनियर कॉलेज में 120-125 लोगों की क्लास को हैंडल करते हैं, करना पड़ता है। और ये हम जानते हैं कि जो सच्चाई है, जो हमें बताना है, हम उसे बता नहीं पाते। अब दिक्कत यहाँ पर ये आती है, सरकार के सामने भी ये दिक्कत जरूर होगी कि यदि संख्या बढ़ाते हैं, ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकेंगे, ज़्यादा स्कूल खोलने की स्थिति में सरकार नहीं है, नया स्कूल तो बिल्कुल खोलने की स्थिति में सरकार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो अन्य माध्यम के वर्नाकुलर मीडियम के, खास तौर से गुजराती मीडियम लगभग बंद हो गया, मराठी मीडियम लगभग खत्म है, हिंदी मीडियम खास तौर से मराठवाड़ा, थाना, मुंबई और विदर्भ में अच्छी संख्या में चल रहा है। तो ऐसे समय में एक बड़ी समस्या आती है कि एक तरफ बच्चों की समस्या यहाँ लगातार कम हो रही समस्या है। और अगर इस तरह से एक समस्या वर्नाकुलम स्टूडियम की आ रही है, सरकार अपने ही देश में बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली भाषा के प्रति अगर इसी तरह का उसका रवैया रहा, तो आप देखते हैं इस देश की सबसे मीठी जुबान कही जाने वाली उर्दू धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब उसे बचाए रखने की जंग हो रही है।
बचाए रखने की गुजराती आपने बताया कि धीरे धीरे खत्म हो गए लगभग हैं। खत्म हो गए हैं। लगभग खत्म हो गए हैं। ये क्या उर्दू अच्छा मीडियम संकेत- के टीचर्स हिंदी मीडियम में जा रहे हैं, मराठी मीडियम के टीचर्स हिंदी मीडियम में आ रहे हैं। अब वो समस्या ये समाहित है, होते अभी हुए देखिए हिंदी में आ रहे सरकार हैं। की एक अब बड़ी ये समस्या सरप्लस हो है, रहे हैं। सरकार की एक बड़ी समस्या है सरकार के कि लिए समस्या, अगर मान सरकार की लीजिए मूलभूत उर्दू समस्या मीडियम के स्टूडेंट की समस्या और टीचर की समस्या समझने नहीं, के साथ यहाँ साथ पर एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब उर्दू मीडियम बंद होता है जी तो न तो आज तक टीचर गया है किसी के घर में कि वो कहे कि आप उर्दू मीडियम में पढ़ने के लिए भेजिए, जी न कोई गुजराती टीचर गया है कि उर्दू हमारी ये गुजराती उम्मीद- में पढ़ने के अब लिए ये भेजिए। उम्मीद सरकार करे तिवारी सर। नहीं, ये उसके लिए सरकार ये जरूरत उम्मीद है, करे- उसके लिए जन सरकार जागरण अगर- की जरूरत है, बिल्कुल, हाँ, उसी पर आ रहा है। मातृभाषा में सरकार पढ़ाए अगर ये- जाने की सरकार- और खास तौर से उसके सरकार- सिलेबस बनाए जाने की। सरकार अगर एक ये बात अभी उम्मीद संजय जी करे ने कहा, मिश्रा जी कि ने कहा, ये शिक्षक बेचारा अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ अपनी भाषा के स्कूल बंद हो रहे स्कूलों के बचाए रखने का जिम्मा भी अगर अपने सर पर ले ले नहीं वो तो संभव ये नहीं तो है। संभव नहीं है। सलमान जी, ये सरकार के लिए सोचने का विषय है और सरकार मैं के कहूँगा लिए सरकार और साथ साथ जो पेरेंट्स हैं जी एक तरफ हम वकालत करते हैं जी, कि अंग्रेजी मीडियम चलना नहीं चाहिए, गुजराती और सभी मीडियम अंग्रेजी चलना मीडियम में चाहिए, पढ़ाते और हम अपने बच्चों को देखिए दो मुहापर नहीं होना चाहिए। देखिए दो चीजें हैं। एक मसला ये नहीं है कि भाषाई विवाद में बाद में पढ़ा जा सकता है, कहीं ना कहीं ये सौतेलापन इसलिए भी आया है वर्नाकुलम मीडियम के स्टूडेंट्स का, जैसा कि हम आप तिवारी सर आप खुद हमारे साथ इस विषय में शामिल थे, हमने उदाहरण देकर बताया था कि एक रिसेप्शनिस्ट भी अगर रखनी हो तो पूछा जाता है क्या अंग्रेजी आती है। यानी अगर उसे अंग्रेजी अगर वो अपनी कक्षा 10 तक अगर उसने कॉन्वेंट या अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई की हो, वो बोलचाल में अंग्रेजी अच्छी बोल लेता या लेती है, उसे प्रायोरिटी मिल जाती है उस बजाय उसके जो अन्य भाषाओं से पढ़ा स्टूडेंट हो। सलमान जी, जी मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी उदासीनता शिक्षा के प्रति हमेशा ही रहा है। जहाँ तक हिंदी मीडियम हो या मराठी मीडियम हो, इसके लिए इसकी तरफ से ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि कब इनकी संख्या कितनी है, कम कितनी होनी चाहिए, बच्चों का रेशियो कितना होना चाहिए। बिना किसी मनोवैज्ञानिक ढंग के विचार किए बिना ही इनका डिसीजन मैं हमेशा आपसे एक होता है। सवाल पूछता और हूं, मिश्रा एक जी। मिनट तिवारी जी, जी जी मैं ये कहना चाहूंगा केवल लाल फीताशाही या सचिवों की गलती नहीं है। हर चीज पे मंत्रियों की, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्री हैं, उनकी भी गलती। हम लोग बार बार मार्गदर्शन किए हैं उनका, बार बार मोर्चा निकाले हैं। अभी पिछले 2 महीनों में भी हमने मोर्चा निकाला नहीं, था। कई चीजें तो इस ऐसी बार होती है 27 तारीख को भी मिश्रा मोर्चा जी, है। सरकार में बैठे हुए बाबुओं के साथ साथ जो मिनिश- जिम्मेदार हैं, हाँ। जो उस विभाग के मंत्री हैं, वो अगर अपनी सोच को सामने लाए, बिल्कुल। अगर उनके भीतर इच्छा शक्ति हो तो सरकारी बाबुओं की मजाल नहीं कि वो इस तरह के बिल्कुल। प्रस्ताव ला सके। नहीं, मेरा एक और इस आप तरह के सभी लोगों से- शिक्षा मंत्री की इस इच्छा शक्ति सर्कुलर- की कमी जी, है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे आप लोगों से एक सवाल है, जी आप सभी लोगों से एक सवाल है कि आप ये बताइए कि मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाए जाने का सूत्र आपके पास क्या है? आप जी। लोग एक एक सूत्र बता दें तो हम जरूर कहेंगे, हम इस बात को पूरी तरह से नहीं, पहुंचाएंगे, तो ये एक समझाएंगे, पूरा शिक्षा सूत्र है मंत्री तिवारी। इसे बढ़ाइए। ये एक- मसला ऐसा है, ये तिवारी मसला जी, ऐसा सूत्र है है। कि सरकार ने जो काम करना चाहिए था, धीरे धीरे सरकार ने उस काम से अगर अपने को अलग रखा, उसे प्रोत्साहन नहीं मिला, बढ़ावा नहीं मिला, और तो उसका जिम्मेदार उन शिक्षकों को कैसे ठहराया जा सकता है जो कहीं ना कहीं एडेड नहीं, स्कूलों से शिक्षक तो जुड़े रहे। जिम्मेदार है ही नहीं इसके लिए। शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन शिक्षक- मैं मानता ही नहीं भोग इस तो बात को। शिक्षक रहा है। संजय जी, अल्टीमेटली भोगना तो शिक्षक को पड़ रहा है। लेकिन आपका कहना सही है सर, इसमें दोनों ने भी आत्मपरीक्षण करना जरूरी है, सरकार ने भी और शिक्षकों ने भी। अभी हम अगर- भाषाई विवाद में अगर- नहीं पढ़ रहे हैं, भाषाई शिक्षा हाँ, के भाषा के लिए प्रक्रिया मैं में बोल नहीं रहा जा हूँ रहे हैं, मैं। अभी क्योंकि हम इस अगर पर जा रहे पर्यटन हैं। के लिए, पर्यटन के लिए अगर सरकार प्रोत्साहन देती है, उस तरह के ऐड करती है, बराबर है, और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देती है, उस तरह से मातृभाषा में पढ़ने के लिए बढ़ावा क्यों नहीं देती? क्या दूसरी हो बात सकता मेरी है? ये क्या हो सकता है? सारी- इसका माध्यम इसके क्या हो लिए सकता इस है? विषय के लिए क्या एक बार रास्ता फिर हम हो लोग सकता है? बैठेंगे इस विषय को दूसरी बात कि मेरी ऐसी वर्नाकुलम है स्टूडेंट को, वर्नाकुलम स्कूल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास क्या नीतियां हैं और वो क्या कहना किस तरह से करे। इस मामले में प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी, अब आप पर भी ये जिम्मेदारी डालते हैं कि इस तरह के प्रस्ताव सरकार के पास अपने स्तर पर रखिए कि इससे शिक्षकों की रोजी रोटी का मसला भी ना आए और
भारतीय भाषाओं के प्रति रुझान भी रहे, उन्हें रोजी रोटी से जोड़ने का भी जरिया बनाया जाए और कहीं ना कहीं एक अच्छे भारत के निर्माण में सभी लोग सहभागी हो। अंग्रेजी से भेद नहीं है, अंग्रेजी से विरोध नहीं है। बात इस बात की है कि धीरे धीरे आपकी नीतियां ही ऐसी बनती जा रही हैं कि आप बाकी चीजों से कटकर मजबूरन गरीब से गरीब तबका चाहता है कि वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डाले। अगर ऐसी स्थिति आन पड़ी और शिक्षक जो पहले से एडेड स्कूलों से और लैंग्वेज के स्कूलों से जुड़ा हुआ है, वो किस तरह से अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ा पाएगा? क्योंकि सरप्लस घोषित करके अगर 35 की क्लास को 70 बनाकर स्टूडेंट्स टीचर्स को सरप्लस बताकर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो आखिर कैसे हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे? नहीं हो सकता सर। नहीं हो उल्लास जी। सर जी, इसमें क्या है, जैसे अभी तिवारी साहब ने सवाल पूछा कि गवर्नमेंट अपना वर्नाक्युलर मीडियम में शिक्षा देने का काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वो शिक्षा लेके जो लोग बाहर आते हैं उनको रोजगार भी देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन अभी व्यवस्था ऐसी बन गई है कि वर्नाक्युलर मीडियम का लड़का बाहर आता है तो उसको थोड़ा अंग्रेजी में एडजस्ट करने के लिए टाइम जाता है और उसके रोजगार की संधियाँ जो होती है उसे हाथ से छूट जाती है। तो मेरी सरकार से ये विनंती है जी कि वो उनके लिए ऐसी कुछ बात बनाए कि वो रोजगार में भी अपना स्थान बना सके। जी, यानी वो रोजगार में भी अपना ये तो एक शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का एक जरिया किस तरह से बन सकता है, सरकार इस पर काम करे और केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बन पड़ती है क्योंकि वो अपना नेशनल लीड है जी, वो राष्ट्रीय जरूरत भी बन चुका है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये 1 तारीख को आपकी समस्याएं हमने एक एक स्टेप बाय बताने की कोशिश की कि अगर कक्षा बढ़ा दी जाती है तो टीचर्स पर भी बोझ, विद्यार्थियों का भी रुझान कम और एक भीड़। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता है, एक कक्षा को पढ़ाना चाहता है, न कि शिक्षक किसी भीड़ को पढ़ाना चाहता है। और बच्चे भी अपने शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं, वो मात्र क्लासरूम का हिस्सा बनकर 70 लोगों की भीड़ की इकाई नहीं बनना चाहते। इसमें गवर्नमेंट की एक मैं आपको नीति समझाऊं कि 70 बच्चों का 9th का पहला डिवीजन वो कर रहे हैं और अभी वो 70 बच्चों के लिए एक तर तो हमें भी एक तर तो हमारी भी समझ में नहीं आया कि एक डिवीजन में 70 हो तो दूसरे में 50-50 क्यों? हाँ, उसमें भी 70-70 क्यों नहीं? और अगर 2-50 हो, वो ये बात और सर इतने पे ये बात उसमें खत्म क्या नहीं किया होती उन्होंने सर। एक कि एक मुद्दा शहरी मैं रखना क्षेत्र, चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र और जो ऐसे क्षेत्र है जो एकदम पिछड़े हुए क्षेत्र नहीं, हैं, वो ठीक है। उसका कहना ये है कि वहाँ पर संख्या बढ़ जानी चाहिए। नहीं, वहाँ पे संख्या बढ़े, ठीक है, वहाँ पर बढ़ानी चाहिए और घरों से ड्रॉप आउट बच्चों को भी लाकर 9वीं 10वीं कराई जा सकती है। गरीबी और बहुत से कारणों से बहुत सारे लोग कक्षा 7 के बाद छोड़ देते हैं। सर इसमें एक मूलभूत बात ऐसी है सर, पहले एक डिवीजन के लिए हम 1.5 शिक्षक को देते थे जी, अभी हमने उसको 1 पे कर दिया तो 50% शिक्षक पहले ही कम कर दिया हमने जी। तो वो एक शिक्षक और खाली आप शिक्षकों की संख्या मत गिनिएगा, समझो एक स्कूल में 3 ही डिवीजन चलती है, उसका असर नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी पड़ता है। हाँ, तो वो 3 शिक्षक कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका भी तो क्लियर होना चाहिए सर। 9वीं 10वीं में तो क्या वो एक ही हमारा शिक्षक तो सभी सबसे सब्जेक्ट पहला पढ़ाएगा? मुद्दा ये है चलिए, कि जो ये सर्कुलर दिया है ये वापस होना जी, चाहिए। अभी सर्कुलर वापस हो, अभी 1 जुलाई दूर है, 1 जुलाई दूर है। संजय जी, बहुत संक्षेप में क्या आपकी रणनीति होगी अगर सरकार वापस नहीं लेती है? 1 दिन या लगातार अनिश्चित? लगातार करेंगे सर। हम तो इस पूरे धोरण का जी जोर से हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग इसका विरोध करेंगे और उस समय हम लोग ऐसे देखेंगे कि छात्रों का नुकसान ना हो। जी, छात्रों के नुकसान का, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सरकार हम काली फीत लगा के काम करेंगे और सरकार में शामिल नेता इनकी चमड़ियां बड़ी मोटी हम हैं। सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर वो चाहते हैं कि हर घर का बच्चा अगर वहाँ पे स्कूल में आए तो यहाँ पे अगर इतनी संख्या अगर आपने दी है तो देहातों में बच्चे कहाँ पे जाएंगे? या आंदोलन को आप लोग आगे बढ़ाने के जी मिश्रा जी चलिए, संजय जी की बातों से ये समझ में आया कि आप लोग इस आंदोलन को जारी रखने के मूड में हैं अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है। समय अभाव के कारण हम इस चर्चा को यही विश्राम दे रहे हैं, लेकिन आप लोग आए, आप लोगों की समस्याओं को हमने भी रखा और हम सब की जिम्मेदारी बनती है और हम सब के माध्यम से लेमन न्यूज और मुद्दे की बात के माध्यम से हम ये जिम्मेदारी प्रोफेसर दयानंद तिवारी सर को सौंपते हैं, क्योंकि वो सरकार में शामिल दल के एक जिम्मेदार पदाधिकारी है। हम देखते हैं कि उनसे क्या हो सकता है और सरकार क्या करती है। अन्यथा 1 जुलाई से ये टीचर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर 27 तारीख से ही उतरने के मूड में है। देखते हैं कि क्या होता है, इस पर निर्णय क्या होता है। शिक्षकों के माध्यम से, शिक्षकों के इस आंदोलन से
विद्यार्थियों का कोई नुकसान न हो, इस चिंता को जताते हुए हम फिलहाल अपने इस चर्चा को आज यहीं पर रुकते हैं। मुद्दे की बात में आप लोग आए, आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया, आप चारों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।